नमस्कार साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः आपका श्री अरविंदो आईएएस हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो आज का लेक्चर है, पिछले लास्ट के जो 2 लेक्चर हुए हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की मेरी सीरीज में, उसका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। लेकिन इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इस टॉपिक के साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट आज ज्योग्राफी के भी देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ही मेरे लेक्चर्स रहेंगे वो जिस जगह पर कोरिलेटेड होते हैं वो उस जगह पर कोरिलेट कर कर मैं उनको उनके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाने की अपनी कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ज्योग्राफी के भी कुछ कंसेप्ट्स आपको आने वाले हैं, वो कंसेप्ट भी हम देखने की यहाँ पर कोशिश आज बिल्कुल करेंगे कि ज्योग्राफी के कौन कौन से कंसेप्ट इससे कोरिलेट होंगे, क्यों होंगे, किस लिए होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो ये टॉपिक चल रहा है, आने वाले टाइम पर ये पूरा बेसिक सिस्टम, इसका पूरा सिस्टम है। आने वाले टाइम पर मैं आपको आंसर राइटिंग के हिसाब से इसमें अप्लाइड की भी अप्रोच सिखाऊंगा। अप्लाइड की अप्रोच में ये है कि जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक प्रेजेंट जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कंजर्वेशन चल रहा है, कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया के लेवल पर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये सारे इश्यूज क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम समझाया है, उसके बाद मैंने आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ाए थे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको जो मैंने टाइप्स पढ़ाए थे वो 4 टाइप्स थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। उसमें सबसे पहला था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर आपने पढ़ा हो तो आज हम जिस मुद्दे पर बेसिकली बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं वो आपका कौन सा मुद्दा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ही काफी ज्यादा आज देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर बात होगी तो पहले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पूरा डिवाइडेशन, पूरा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद ताकि हमें लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो, है ना। देखिए, पहला हमारा टॉपिक कौन सा था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ध्यान रहे, लेक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहां पर आपको कई सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी के भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से आप लेक्चर को देखें, नोट्स पर्टिकुलर लेक्चर के प्लीज आप बनाते रहें। देखिए, यहां अगर मैं बात करूं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहला इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम था हमारा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब वन परितंत्र। सबसे पहला जो परितंत्र था हमारा वो कौन सा परितंत्र था, वन परितंत्र। अब वन परितंत्र के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मैंने आपको उसका वर्गीकरण समझाया था। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने वहां पर भी आपको समझाया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ ले जाने के लिए एक बार पुनः आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन परितंत्र में 3 तरह का इकोसिस्टम आता है, 3 तरह के फॉरेस्ट आते हैं, है ना। वो 3 तरह के फॉरेस्ट कौन से हैं? फर्स्ट आपका कौन सा है, फर्स्ट आपका होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। पहला कौन सा बोल रहे हैं हम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन। पहला कौन से वन है, उष्ण कटिबंधीय वन। इज दैट क्लियर? सेकंड आपका जो था वो था शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये आपका सेकंड था, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर हम एक और चीज इसको यहां पर बोल सकते हैं क्योंकि पूरा उसी जोन में आता है, वो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आपको नाम से शो हो रहा होगा कि टॉपिक डेफिनेटली ज्योग्राफी से जुड़ने वाला है। ठीक, थर्ड आपका जो था वो थर्ड आपका था शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। इज दैट क्लियर? कौन सा वन, शंकुधारी वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट। साथियों, एक और नाम मैंने आपको बताया ना शंकुधारी वन का लास्ट वाले लेक्चर में, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि वो नाम कौन सा था। तो उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये देखिए, यहां पर इसको भी आगे जाकर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको भी आगे जाकर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले इसको हम देखते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। पहले ही बता चुका हूं, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करूं तो हिंदी क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सेकंड आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल, टी में यहां लिख दूं, काम चल जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये इसके टू टाइप्स यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके पर्टिकुलर टाइप्स नहीं है, टाइप्स इसके आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसको आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 टाइप्स। इज दैट क्लियर? कितने टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे? 3 टाइप्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं इसके पहले एक और चीज आपको क्लियर कर दूं। अगर एक लाइन से मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करूं तो ये जो वन है, ये वन पाए जाते हैं निम्न अक्षांश पर। कौन से अक्षांश पर? निम्न अक्षांश पर। अक्षांश और देशांतर ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, निम्न अक्षांश बताने वाला हूं आगे मैं आपको। तो हम ये बोले लोअर, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? अगर आपने पढ़ी हो तो लोअर लैटिट्यूड, ठीक है, इज दैट क्लियर? ये मध्य अक्षांश पर पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश मतलब मिड लैटिट्यूड या मिडिल लैटिट्यूड, ठीक है। और ये आपके जो है वो कहां पाए जाएंगे? उच्च अक्षांश पर। उच्च अक्षांश पर मतलब हायर लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हायर लैटिट्यूड, HL से काम चल जाएगा आपका, ठीक। तो कई बार देखिए आप, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको यहां से सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी अप्रोच आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, निम्न अक्षांश पर, मध्य अक्षांश पर और उच्च अक्षांश पर, ये तीनों का डिवाइडेशन हमने यहां पर देखा है। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला होता है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। पहला कौन सा है? मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन में मतलब मिडिल लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैं शॉर्ट में यहां पर लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है। सेकंड इसमें होता है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। तो नेक्स्ट क्या होगा? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। इज दैट क्लियर? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ओके, इसका इंग्लिश क्या होगा? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन का मिडिल लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। इज दैट क्लियर? और लास्ट थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, है ना। कौन से वाले साथियों? भूमध्य सागरीय वन। इज दैट क्लियर? यहां तक बात है। मेडिटेरेनियन सी उसके आसपास, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट वहां पर आ जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें किसको समझना है? सबसे पहले हमें समझना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और एग्जामिनेशन में जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। मेंस के एग्जामिनेशन में भी यहां से अप्रोच काफी ज्यादा अच्छी होती है और यहां से क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पूरे टॉपिक को देखना है, हम इसको समझेंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपके बहुत सारे में क्लियर अभी करवाने वाला हूं, वो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। और एक और साथियों, जब भी आप अब मेरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर देखें, जब भी आप पढ़ें, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आपकी मैकबुक है उसको साथ लेकर बैठें, है ना। उसमें आप फिजिकल वर्ल्ड का जो मैप है वो बिल्कुल निकाल लें, और फिजिकल वर्ल्ड के मैप में जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसमें वो चीजें देखते हुए चलें, ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक। तो देखिए, इसको पूरा डिफाइन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप समझिएगा। देखिए, जब भी मैं इसकी बात करूंगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं, आप इतना बना लीजिएगा। उसका सबसे पहले हम इस वाले को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो मैं इसके हिसाब से चीजें करने वाला हूं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, नाम से शो हो रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वे वन जो सदा जिनमें बहार होती है और जो उष्ण क्षेत्र के काफी निकट पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक।
तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको हम पूरा देखते हैं और समझते हैं आगे। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, है ना, कौन सा वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। हम किसकी बात करने वाले हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम यहां पर बात करने वाले हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको आने वाली हैं वो देखिए आप। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। किसके निकट, विषुवत रेखा के निकट, मतलब कि किसके नियर, इक्वेटर के। किसके नियर है साथियों, इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, मान लीजिए कि यह आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। इसमें जो बिल्कुल बीच से 0 डिग्री से जो स्टार्ट होता है और जब इस तरीके से लाइन होती है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री से, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। इज दैट क्लियर। इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ या आपका साउथ, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इज दैट क्लियर। अब मैं यहां पर आपको क्यों समझा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, ये बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है ज्योग्राफी के, जो आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक, क्योंकि जो आपको जितनी जरूरत है ज्योग्राफी के कंसेप्ट की, मैं उतना ही पढ़ाने वाला हूं। मैं जबरदस्ती पूरी ज्योग्राफी यहां घसीट कर नहीं लाने वाला हूं। वो आपको जो ज्योग्राफी के हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी वो सारी चीजें। 23.5 डिग्री नीचे अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्म जो क्षेत्र होता है वो यही होता है, सबसे ज्यादा बारिश भी यही होती है। इज दैट क्लियर। तो देखिए 23.5 डिग्री ऊपर मतलब कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इज दैट क्लियर। 23.5 डिग्री नीचे, यहां मैं बता दे रहा हूं, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर। अब अगर आपके पास मैकबुक हो तो प्लीज आप फिजिकल मैप उसमें अर्थ का निकाल लीजिएगा। उसमें आप देखिएगा 0 डिग्री कहां से होकर जा रही है, कर्क रेखा कहां से होकर जा रही है, कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए जा रही होगी, मकर रेखा कहां से जा रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यह आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आपको जब मैं पूछूंगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन किन जगहों पर है, तो आप अगर मैप आपके सामने होगा आपको क्लियरली दिखाई देगा, अच्छा यहां जावा एंड सुमात्रा, ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। अफ्रीका का गिनी तट आपको दिखाई देगा, कांगो बेसिन आपको दिखाई देगा, अमेजन बेसिन आपको दिखाई देगा। तो वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी कि अच्छा विषुवत रेखा वाली लाइन के आसपास ही कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैं आपको एक चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें हैं। अब अगर 0 डिग्री से मैं बोलूं 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री, यहां पर भी 30 डिग्री, तो ये कौन सा क्षेत्र होता है, ये होता है उष्ण क्षेत्र। कौन सा, उष्ण क्षेत्र, ट्रॉपिक रीजन। कौन सा रीजन, ट्रॉपिक रीजन। इज दैट क्लियर। आई बात समझ में, कौन सा क्षेत्र है ये, उष्ण क्षेत्र है। अब 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक,
30 डिग्री से लेकर कितना डिग्री साथियों, 45 डिग्री। यहां भी 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। तो 30 से 45 कौन सा क्षेत्र होता है, उपोष्ण क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की बात करेंगे, उपोष्ण, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन, नीचे भी सेम वही चीजें हैं, नीचे भी यही आएगा, उष्ण क्षेत्र, ट्रॉपिक रीजन, और ये वाला सब ट्रॉपिक रीजन। इज दैट क्लियर, मतलब उपोष्ण क्षेत्र। अब 45 डिग्री से 66.5, मैं बहुत नॉर्मल डिवाइडेशन बता रहा हूं आपको। 45 डिग्री से कहां तक, 66.5 तक, 66.5 डिग्री। यहां पर भी नीचे जाए 66.5 डिग्री। इज दैट क्लियर। यहां पर कौन सा क्षेत्र होता है, यहां पर होता है समशीतोष्ण, या उधर भी बोल सकते हैं सब पोलर, समशीतोष्ण। ठीक है, इज दैट क्लियर। यहां पर भी कौन सा होगा, समशीतोष्ण। ठीक, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी। कौन सा रीजन हो सकता है, सब पोलर रीजन। ठीक, या सब पोलर क्लाइमेट, सब पोलर क्लाइमेट। यहां पर भी सब पोलर क्लाइमेट हो सकता है, सब पोलर क्लाइमेट। और लास्ट में पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र। कहां तक, 66.5 से 90 डिग्री तक। यहां पर भी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। अगर अब आपको यह डिवाइडेशन बहुत अच्छे तरीके से पता है, सिर्फ इतना डिवाइडेशन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। इज दैट क्लियर, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है, लेकिन शर्त है कि उसके पहले आपको यह पूरा डिवीजन पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप बिल्कुल कहीं ना कहीं बना ले, जो मैंने ये डिवीजन आपको समझाया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक, अगर आप इतनी बात आपको पता है, तो मैंने बोला विषुवत रेखा के निकट, यह आपकी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के निकट कौन से वन रहेंगे, इस विषुवत रेखा के निकट कौन से वन रहेंगे, मैं यहां पर लिख दूं इस विषुवत रेखा, या फिर डायरेक्ट यहां से एरो बना के यहां कर दे रहा हूं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वन वहां पर ज्यादा रहेंगे जहां पर तापमान भी कैसा है, ज्यादा है, मतलब हाई टेम्परेचर है एंड हाई ह्यूमिडिटी है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या है, उच्च आर्द्रता है, वहां पर रहेंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है, बढ़े आगे, आर्द्रता वगैरह उच्च चाहिए इसके लिए, ये सारी चीजें जरूरी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह होती है कि जब ये सारी चीजें हैं, तो एक और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, मैंने जब आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझाना स्टार्ट किया था, उसके पहले जब बताया था, तो मैंने आपको बताया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और फॉरेस्ट में भी वही है। एक तो है मृदा, सॉइल, एक है टेम्परेचर मतलब तापमान, और एक है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। मैंने इन दोनों को तो बता दिया, उच्च आर्द्रता उच्च तापमान। क्या मैंने मिट्टी बताई अभी, बिल्कुल नहीं बताई। तो अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मिट्टी होती है, यहां पर जो सॉइल होती है, वो सॉइल होती है लेटेराइट सॉइल। कौन सी सॉइल साथियों, लेटेराइट सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, मतलब लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी किससे बनती है, लेटेराइट चट्टानों से ही बनती है, लेटेराइट चट्टानों से। लेटेराइट चट्टानें जो होती हैं, लेटेराइट जो रॉक्स होती हैं, वो जब टूटती हैं, जब टूटती फूटती हैं, तो उसकी वजह से कौन सी मिट्टी बनती है, लेटेराइट मिट्टी बनती है, जो विषुवत रेखा के निकट ही पाई जाती है। तो आपका यहां से मिट्टी वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। और लेटेराइट मिट्टी में बहुत बढ़िया मात्रा होती है किसकी, लोहा, आयरन, अच्छी खासी मात्रा इसकी होती है, और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मात्रा भी यहां पर काफी ज्यादा पाई जाती है, और एक और चूना। इन तीनों की मात्रा यहां पर काफी ज्यादा होती है, लोहा, एल्यूमिनियम और चूना इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये मिट्टी, अब अगर मैं बोलूं आपसे, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, विषुवत रेखा के निकट, लेकिन अगर मैं कंप्लीट इस मिट्टी को समझाना चाहूं, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं केवल यही मिट्टी होती है, और दूसरी मिट्टियां भी इसके आसपास होती हैं, लेकिन अभी केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए मैं अगर आप सबसे बढ़िया आपको बात समझाना चाहूं, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा दिख रही है आपको 23.5 डिग्री ऊपर, और नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे, मतलब नॉर्थ की तरफ
कर्क रेखा और साउथ की तरफ मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जो मिट्टी जनरली ज्यादातर पाई जाती है वो कौन सी होती है? लेटराइट सॉइल होती है। और इसलिए इस क्षेत्र में जनरली कपास, मोटे अनाज, गेहूं, ठीक है, कहवा, कॉफी वगैरह, इनका उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। आप देखिए तमिलनाडु वाला एरिया, कर्नाटक वाला एरिया, कॉफी वगैरह की पैदावार होती है कर्नाटक में। जब आप, मैंने पहले बोला कि आप प्लीज वर्ल्ड का मैप उठाकर बैठे, वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफी में जो मैप है, उसका जो फिजिकल मैप है वो आप रखकर बैठे, उसमें आपको दिखेंगी चीजें, ठीक है। कल से मैं आपको मैप से भी कराना दूंगा, क्योंकि जब जो मैप है मेरे पास थोड़ा छोटा वाला मैप है वो, ठीक है। कल एक जो बड़ा वाला मैप है इंस्टीट्यूट से बुलवा लिया है मैंने, तो उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर रखकर आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी भी मैं प्रयास करूंगा खुद से मैप बनाकर के आपको चीजें क्लियर कर दूं। आप देखिए विषुवत रेखा के निकट, अब अगर मैं बताना चाहूं तो ये वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अगर मैं इस तरीके से बोलना चाहूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन जगहों पर ज्यादातर पाए जाते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूंगा कि मेन किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, तो ये वन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे। बता देता हूं मैं कहां कहां मिलेंगे। ये वन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे जावा एवं सुमात्रा द्वीप, जावा एवं सुमात्रा, ठीक है। कांगो बेसिन, कांगो रिवर है, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर के आसपास वाला एरिया, अमेजन बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, ठीक है, गिनी तट अफ्रीका का, ठीक है। और भारत का अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और भारत के जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें भी इस प्रकार के वन थोड़े बहुत आपको देखने के लिए, हालांकि वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन वनों में बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पर होती है। इज दैट क्लियर? मतलब काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पर होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के वन, मतलब वैरायटीज बहुत ज्यादा मिलेगी वनों में। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? वनों में वैरायटीज बहुत ज्यादा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक। क्यों? क्योंकि लेटराइट मिट्टी है और ये दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? बढ़ते हैं यहां से आगे। और लेटराइट मिट्टी में एक और चीज मैं आपको बता दूं, लेटराइट मिट्टी जो क्षेत्र में पाई जाती है उसमें प्रोसेस होती है निक्षालन की, जिसे बोलते हैं लीचिंग, निक्षालन। उस प्रोसेस में होता क्या है? उस प्रोसेस में पर्टिकुलर ये होता है कि जो खनिज वगैरह के जो कण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर, ठीक है, पानी के साथ घुल जाते हैं, और जब पानी रिस का नीचे जमीन में जाता है, रिस का जब जमीन में वो नीचे जाएगा तो खनिज लवण वगैरह बहुत उस पानी के साथ घुलकर काफी नीचे वाले स्तर पर पहुंच जाते हैं। मतलब ऊपर वाली मिट्टी कम उपजाऊ होती है, निचले स्तर पर वो बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बट जब आप सॉइल पढ़ेंगे तो आपको वहां ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम इस पर बात करते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया? जायम सुमात्रा द्वीप के आसपास है, कांगो बेसिन के आसपास है, अमेजन बेसिन के आसपास है, अफ्रीका के गिनी तट के आसपास है, अंडमान एंड निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं। अब आप साथियों देखिए, सबसे बढ़िया बात, क्या ये सारी जगह इक्वेटर के पास में है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या ये सारी जगह, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या ये सारी जगह इक्वेटर के पास में है या नहीं है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारी जगह इक्वेटर के पास में है। तो अगर आप मैप लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, देखिए क्या ये सारी जगह इक्वेटर के पास में है। 0 डिग्री से स्टार्ट कीजिए, उधर से चलना 0 डिग्री से। बताइए, आप देख रहे हैं अगर आप, तो अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सारी जगह हैं, ये सारी जगह कहीं ना कहीं इक्वेटर के पास में है। जैसे अब आपने मेरे साथ कुछ नोट कर लिया होगा, मैं इसको अगर रफ करूं, इन सारी जगहों को अगर मैं बताना आपको चाहूं, तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये पूरा क्या है? इक्वेटर है। इज दैट क्लियर? है ना, ये पूरा क्या है?
इक्वेटर है, और अगर यहां मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहां 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री, ठीक है, पता है आपको मकर, कर्क, और ये नीचे मकर 23.5 डिग्री, ये आपको पता है, अच्छे तरीके से बताने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं सिर्फ विषुवत रेखा को यहां पर लूं और इसके हिसाब से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको दिखाई देगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि जब इधर आते हैं तो यहां एक जगह पड़ती है उसको हम बोलते हैं बोर्नियो, बोर्नियो, ठीक है, कौन सी जगह बोली मैंने, बोर्नियो, ठीक। और यहीं पर आप देखेंगे ये आपको मिलेगा जावा और सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप कहां पड़ते हैं, इंडोनेशिया के पास में, कौन, जावा और सुमात्रा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा पड़ता है सुमात्रा द्वीप, यहां पर आता है जावा सागर, अगर आप देखेंगे तो, ठीक। तो ये इक्वेटर ही तो है, क्या है, इक्वेटर, और ये किस में आते हैं, एशिया में। इसी के जस्ट यहां अगर आप देखेंगे, यहां जो मेन बात है वो सिर्फ मैं आपको भी समझाने दे रहा हूं, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इस साइड यहां इंडिया पूरा, और इंडिया के बीचों बीच तो कौन सी रेखा, कर्क रेखा, बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे क्योंकि कंसेप्ट बाद में आने वाला है। तो अंडमान एंड निकोबार, ये वाला पूरा एरिया, हालांकि मुझे पता है ऐसा नहीं है, छोटे छोटे द्वीप है, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल किसके निकट है, इक्वेटर के निकट है अंडमान एंड निकोबार। जैसे ही आप एशिया से यहां आगे बढ़ेंगे, इक्वेटर कहां, अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, 3 महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अफ्रीका महाद्वीप पर अगर आप आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा बेसिन, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन कहां पड़ता है, बिल्कुल इक्वेटर पर, इज दैट क्लियर। और जब अफ्रीका महाद्वीप यहां ऐसा है थोड़ा, तो जब उसको आप मैपिंग में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और यहां पर आपको दिखाई देगा अफ्रीका का गिनी तट, गिनी तट अफ्रीका का, तो गिनी तट यहां पर होता है अफ्रीका का, ठीक है, इज दैट क्लियर। और जब आप दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, ठीक। और यहां पर आपको मिलेगा ब्राजील जैसी कंट्री, ब्राजील, इसलिए ब्राजील में इन वनों को बोलते हैं सेल्वास, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ब्राजील में इन वनों को सेल्वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, सेल्वास, कहां पर, ब्राजील में, ब्राजील में इन वनों को सेल्वास बोला जाता है, ध्यान रहे। अमेजन बेसिन, ओके। और आपको पता है अमेजन रिवर, जहां पर दुनिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ये ऐसी रिवर है जिस रिवर के आसपास बहुत ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। जो मैंने चीजें आपको बातें बताई वहीं समझ में, मैंने आपको बताया जावा एवं सुमात्रा द्वीप, आप देखिए जावा एवं सुमात्रा द्वीप कहां है, इक्वेटर के पास में, बिल्कुल आप मैप में देखते चले, जो मैप आपके पास है, फिजिकल मैप जो है, जो आपके पास मैप बुक होगी, ठीक है, जो मैप की पूरी बुक आती है वो अगर आपके पास है, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जावा एंड सुमात्रा द्वीप इक्वेटर के जस्ट पास में, ठीक है। कांगो बेसिन ये देख लीजिए आप, गिनी तट ये देख लीजिए आप, अमेजन बेसिन ये देख लीजिए आप, ठीक है। अफ्रीका का गिनी तट ये वाला है, ये वाला अफ्रीका का गिनी तट हो गया। अंडमान एंड निकोबार ये देख लीजिए आप, ये मोटे मोटे तौर पर बताया है मैंने, जहां पर ये वन बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा मामला कि वन कहां देखने के लिए हमें ज्यादातर मिल रहे हैं, इज दैट क्लियर। तो हमने कौन से वनों की बात की, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को आप फिर से साथियों एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और एक बार उसको पूरा सुन लीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां होते हैं जहां पर तापमान और आर्द्रता कैसे हैं, उच्च हैं, ज्यादा होते हैं, विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं, इक्वेटर के निकट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको शायद में बताना भूल गया हूं, औसत वर्षा, एवरेज रेन, एवरेज रेन यहां पर होती है 200 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर यहां पर एवरेज रेन पाई जाती है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। यहां पर लेटेराइट मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में लीचिंग क्षालन होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं और पूरा पैकअप मैं आपको करवा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। जब लिखते टाइम आप ध्यान रहे उन चीजों को। ये उष्णकटिबंधीय वनों की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। सदाबहार वन है, मतलब सदैव बहार रहती है, इनमें एवरग्रीन रहते हैं,
वाई? क्योंकि पानी यहाँ पर भरपूर है, काफी ज्यादा मात्रा में पानी है, और लेटराइट मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह इनके तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अब अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जावा एवं सुमात्रा द्वीप पर यह वन है, कांगो बेसिन पर यह वन है, अमेजन बेसिन पर यह वन है, अफ्रीका के गिनी तट पर यह वन है, अंडमान निकोबार द्वीप पर यह वन है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया पूरा ज्योग्राफी का, उससे हमने इसको कोरिलेट जब पूरा करा और जब मैप में हमने देखा तो हमें पूरा ऐसा कैसा दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इकोसिस्टम के साथ साथ ज्योग्राफी के कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहा है। इसके बाद साथ हम जिन वनों की बात करने वाले हैं वो कौन से वन हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार की जगह कौन से वन आएंगे? पर्णपाती वन। तो इससे थोड़ा सा इधर अगर मैं चले जाऊंगा तो बोलूंगा कर्क और मकर रेखा के बीच वाले जंगल ज्यादातर इन्हीं के आसपास पूरे मिलेंगे, कर्क और मकर रेखा के आसपास ही मिलेंगे, बीच में थोड़ा सा ऊपर मान के चले, थोड़ा सा इधर में नीचे मान के चले। इनके आसपास के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। पर्णपाती वन वो जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट अपने लीव्स को जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय गिरा देते हैं। वाई? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल की हानि कम हो। इज दैट क्लियर? वो हम अगले उसमें देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में आप ये सारी चीजें मुझसे पढ़ने वाले हैं। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफी का जो मैंने आपको बताया है। ये हर जगह फॉरेस्ट में के इकोसिस्टम में आपको काम आने वाला है। ठीक, आई होप आपने लेक्चर बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आप बने रहिए साथ में। अभी जो कल मेरा लेक्चर होने वाला है, जल्दी में इसका आगे का लेक्चर बनाकर डालने वाला हूं जिसमें पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लगभग कवर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर में टाइम लगेगा। टाइम लगने से मतलब ये है कि आपको टुकड़ों में जो लेक्चर्स मिल रहे हैं उनमें आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि स्लो आपकी हैबिट्स डेवलप हो स्टडी की और आप चीजों को धीरे धीरे समझते रहें। ठीक, और जल्दी ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला लेक्चर पॉलिटी का और जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर आने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज इतना अच्छे से कर लीजिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद हम इसमें आगे जाकर और बात करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, बी क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।